नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी के लंबे खिंचाव के चलते सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनरों ने या फिर यूं कहें सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स के एसोसिएशनों ने मिलकर एक फैसला लिया कि भाई साहब, हम एक काम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भले दिल्ली हाई कोर्ट ने मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी बची है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए हम आराम से अपना पक्ष रख सकते हैं रूल 37A के तहत, क्योंकि पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो पेंशन रिवाइज की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। कुछ इस तरीके की याचिका लेकर सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करा रहे हैं। फंड इकट्ठा हो रहा है और बहुत जल्द एसएलपी दायर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स की बात सुन लेता है, जो कि जरूर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जो रूल 37A है ये कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत कदम है। इसको अगर पेंशनर्स ने नहीं छोड़ा तो ये मान के चलिए कि आपका डीलिंग होना तय है। अब दोस्तों, थर्ड पीआरसी से अगर डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, थर्ड पीआरसी के वेतन रिवीजन से अगर सभी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का जो पेंशन रिवीजन है वो डीलिंक हो जाता है इनकेस, तो मुझे बताइए कि कौन से वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज होगा, यानी कि किसके आधार पर पेंशन रिवाइज होगा। ऑब्वियसली 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, यानी डीलिंक होता है तो सरकार पर दबाव बनेगा, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और 7वें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवाइज होगी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्या केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन रिवाइज करके 2017 से लेकर 2027 तक का 10 साल का एरियर देने के लिए राजी होगी? क्या लगता है? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले, चैनल पर आए हो, पहली बार आए हो, बीएसएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे पेज को फॉलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों देखिए, पूरी जानकारी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अगर बीएसएल पेंशनर्स को वेतन रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी से डीलिंग करने की मंजूरी मिल जाती है तो 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 10 साल यानी कि 2017 से 2027 के बकाया एरियर को लेकर सरकार का वित्तीय बोझ या फिर वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, वास्तविक स्थिति क्या होगी, इसे आज समझते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल है 1/1/2017 से पेंडिंग एरियर का गणित। क्या 10 साल का पूरा एरियर मिलेगा, जो कि सबसे जरूरी है आज के टाइम में। हाँ, वो बात की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 10 साल के एरियर को थर्ड पीआरसी के दौरान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल की वित्तीय हालत खराब है और 10 साल का एरियर बीएसएनएल तो नहीं देगी। लेकिन डीलिंकिंग होकर अगर 7वें वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर आते हैं डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स, तो क्या 10 साल का एरियर मिलेगा? क्योंकि डोट यानी कि भारत सरकार के पास कोई भी कमी नहीं है बजट की। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है और डीलिंकिंग लागू होती है तो पेंशनर्स का 1/1/2017 से पेंशन रिवीजन का कानूनी अधिकार बन जाता है। लेकिन क्या सरकार 10 साल का एरियर यानी कि 2017 से 2027 तक का एक मुश्त एरियर देगी? देखिए, सबसे पहले कानूनी अधिकार की हम बात करें, लीगल इंटाइटलमेंट की, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीएसएल पेंशनर्स की पेंशन रूल 37A के तहत सुरक्षित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कानूनन जिस तारीख से रिवीजन बकाया होता है 1/1/2017 कट ऑफ डेट है, एरियर भी उसी दिन से मिलना चाहिए। अब दोस्तों, व्यवहारिक और वित्तीय सच की अगर बात करें, सरकार जब भी बहुत बड़ा एरियर देती है तो अक्सर वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल हार्डशिप का हवाला देती है। इसका मतलब ये है, संभावित फार्मूला, सरकार एरियर को लेकर दो रास्ते निकाल सकती है दोस्तों।
पहले तो नगद भुगतान यानी कि कैश एरियर हो सकता है, यहाँ पर नगद या फिर किस्तों में दिया जाएगा। 1/1/2017 से नोशनल बेसिस काल्पनिक आधार पर रिवाइज किया जाएगा पहले तो, और वास्तविक नगद भुगतान कैश एरियर किसी हालिया तारीख से दिया जाएगा। वास्तविक नगद भुगतान किसी हालिया तारीख से दिया या फिर एरियर को 3 से 5 किस्तों में बांटा जाएगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर हो सकता है काम। और दूसरा ये वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलेगी क्योंकि पेंशनर्स की औसत उम्र 65 से 80 वर्ष के बीच में होती है। इसलिए पेंशनर्स एसोसिएशन ये मांग करेगी कि सरकार की एरियर का पूरा नगद भुगतान एक साथ किया जाए, और वो भी किसे, जो ज्यादा बूढ़े हो गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं छूट मिल सकती है आपकी उम्र के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है, क्या सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर का वित्तीय बोझ उठाने को तैयार है, जो कि 10 साल से बना हुआ है, 2017 की कट ऑफ डेट से 2027 की आज की डेट तक। ये पूरे विवाद का सबसे बड़ा और कड़वा सवाल है दोस्तों। संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2.57 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले का बोझ उठाने में इसलिए आनाकानी कर रहे हैं क्योंकि पेंशन का खजाना बीएसएनएल का नहीं, भारत सरकार का है। बीएसएनएल के पेंशनर्स की पेंशन बीएसएनएल के खाते से नहीं, बल्कि भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। इसलिए बीएसएनएल के घाटे को आधार बनाकर पेंशन रोकना कानूनी रूप से कमजोर तर्क माना जा रहा है। मतलब यहाँ पर सरकार भी आनाकानी कर सकती है वैसा। अब वित्तीय बोझ की कैलकुलेशन की अगर बात करें तो बीएसएनएल लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.7 लाख से अधिक पेंशनर्स को 1/1/2017 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 10 साल का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन देने से केंद्र सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कि कम नहीं होगा किसी भी हालत। सरकार की स्ट्रेटेजी ये रहेगी दोस्तों, इतने बड़े बोझ को देखते हुए सरकार इसी वित्तीय बोझ से बचने के लिए कोर्ट में बार बार थर्ड पीआरसी की पोर्टेबिलिटी क्लोज कंपनी के लाभ में होने की शर्त का सहारा लेती आई। इसलिए सरकार वेतन रिवीजन से पेंशन रिवीजन को डीलिंक नहीं होने देगी, क्योंकि अगर सभी रोड ऑब्जर्व पेंशनर सातवें वेतन आयोग में आ गए तो सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, डीलिंक होने पर पेंशन रिवीजन का संभावित फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अगर डीलिंक मंजूर होती भी है तो सरकार के पास सातवें वेतन आयोग लागू करने के 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला तो ये दोस्तों कि 7 सीपीसी का 2.57 फिटमेंट फैक्टर 1/1/2017 से पूरा 10 साल का एरियर ये होगा। इसके तहत सरकार पर अचानक से कई हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन पेंशनर्स पर असर ये पड़ेगा, पेंशनर्स को 15 से 25% तक पेंशन में बढ़ोतरी और बम्पर एरियर मिलने की संभावना है अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर में जाते हैं आप तो। दूसरा ये है दोस्तों, दूसरी कंडीशन में छोटा वाला मार्ग है यानी कि कम लाभ मिल सकता है। कम लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर नियंत्रित यानी कि कंट्रोल में रहेंगे। बजट को 3 से 4 वित्तीय वर्षों में फैलाया जा सकता है, यानी कि आपको किस्तों में एरियर दिया जाएगा। पेंशन रिवाइज हो जाएगी लेकिन एरियर टुकड़ों में मिलेगा, बस ये हो सकता है। अब 2027 के टाइम पे 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो उसकी अगर बात करें उससे क्या कनेक्शन, देखिए यदि 2026 में सुप्रीम कोर्ट डी लिंकिंग पर अंतिम मुहर लगा देता है तो स्थायी समाधान ये होगा, बीएसएनएल पेंशनर्स हमेशा हमेशा के लिए बीएसएनएल के घाटे और पीआरसी के झंझट से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। 8 सीपीसी का लाभ भी फ्यूचर मिलने वाला है 2027 या फिर उसके बाद, जब केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8 पे कमीशन लागू करेगी। तब बीएसएनएल पेंशनर्स को बिना किसी नए केस के या फिर धरना प्रदर्शन के सीधे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार के पास पैसे की कमी कम है बीएसएनएल के मुकाबले। अब कुल मिलाकर दोस्तों आज की जमीनी हकीकत ये है, यदि सुप्रीम कोर्ट से डी लिंकिंग की जीत होती है तो पेंशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि पेंशन पक्ष को छोड़ते हुए पेंशनर्स रोड ऑफ द पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुना सकती है, क्योंकि रूल 37A के तहत पेंशन सुरक्षित। फिलहाल दोस्तों देखते हैं जो भी होगा, वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।